नमस्कार साथियों। पूरा इतिहास हड़प्पा से लेके और भारत की आज़ादी तक मतलब 1947 तक करने के बाद आज से हम लोग साइंस को तेज़ से कवर करेंगे। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी हमने देखा है जनरल कंपटीशन में साइंस विषय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से होता है, इसलिए हम लोग बायोलॉजी से सेशन को स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और पहले ही हम टिक किए हुए हैं ताकि टाइम कम लगे, मतलब ऑप्शन है उस पर टिक किए हुए हैं। तो चलिए बिना देर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्यूबिरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। और बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ था? ग्रीक शब्द से हुआ है। ग्रीस एक देश है यूनान, उसका पूरा नाम ग्रीस है, तो ग्रीस का लैंग्वेज ग्रीक है। ठीक है, अच्छा। आगे कह रहा है कि हिस्टोरिया प्लांटिरम पुस्तक के लेखक कौन था? थियोफ्रेस्टस। वही थियोफ्रेस्टस जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, बोटनी वाला। नेक्स्ट, हिस्टोरिया एनिलियम पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। अच्छा, प्लांटिनम वाला है जो वो है थियोफ्रेस्टस और एनिमिलियम मतलब अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा से किया जाता था? पारिस्थितिकी के। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता था? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्प का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो जीवाश्मों को। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अच्छा, जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया के संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है तो ये फाइकोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है तो सिल्वीकल्चर में वन के विकास का वर्णन होता है, याद रखिएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता था? बीज का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है घासों का। और पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा कहते हैं अनुवांशिकी कहते हैं। आगे कह रहा है कि पौधे के नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो वर्गीकी कहा जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी हो गया, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। और परागकणों का अध्ययन होता है उसको पैलिनोलॉजी कहते हैं। पैलिनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन अगर करना हो तो फाइटोजियोग्राफी कहलाएगा। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलेरिकल्चर। आगे कह रहा है कि वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। किसको बोलते हैं? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन। अच्छा, अगर सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को कहते हैं आर्बोरिकल्चर। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवक का। एग्रोफॉरेस्ट्री में अध्ययन किया जाता है कैसी का? तो एग्रोफॉरेस्ट्री में कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। कैसी भूमि तो लगा भी कीजिए, उसका जो मेड़ होता है चारपट्टी वहाँ पे काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, एक कहलाता है एग्रोफॉरेस्ट्री। तो एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री भी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं वह ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करते हैं एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाता है टिश्यू कल्चर। जीव द्रव्य के पृथक्करण या संयोजन संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। पहला तो वनस्पति विज्ञान उनकी शाखाएं समाप्त हो गया।
दूसरा टॉपिक आया पादप जगत का वर्गीकरण। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 23 से निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को। द्विनामपत्ति के प्रतिपादक थे लिनियस, ये भी हो जाएगा। अच्छा, सिस्टीमा नेचुरे, इसका हो गया लिनियस। पुष्पी पादपों को रखा जाता है फेंड्रोगेम्स में, अपुष्पी पादपों को रखा जाता है क्रिप्टोगेम्स में। पुष्पी पादप कहेगा तो फेंड्रोगेम्स और अपुष्पी बोलेगा तो क्रिप्टोगेम्स। ओके दोस्तों, वर्गीकी का आधारीय इकाई है, वर्गीकी का आधारीय इकाई है, एक मिनट, हाँ, वर्गीकी का आधारीय इकाई हो जाएगा स्पीसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे को बोला जाता है हाइड्रोफाइट्स। द्विनामपत्ति का अभिप्राय है पौधों के नामों के 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश एवं जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें अनावृतबीजी कहते हैं। अच्छा, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने किया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों पर भी सही इसमें कौन है जो हम लोग चुनेंगे, कौन सही है जीवाणु से संबंधित? तो जीवाणु से संबंधित सही है कि अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। चलिए, जीवाणुओं को पौधे माना गया, जीवाणुओं को पौधे माना गया, क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें कठोर कोशिकाएं भित्ति होती हैं। कोशिका भित्ति हो गया तो इसमें जीवाणु का पौधा ही माना जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति पौधों में ही होती है। पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है, लेकिन जीवधारियों में यह जो होती है उसमें कोशिका झिल्ली ही सिर्फ होती है। निम्नलिखित में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो क्षण रूपी होती है। नेक्स्ट, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो जीवाणु आकार में छोटा रहेंगे वो गोलाणु कहलाएंगे। अच्छा, एक गोल जीवाणु कहलाता है तो फोकस, गोल जीवाणु फोकस कहलाता है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? तो सर्पिल जीवाणु को अस्पाइरिलम कहते हैं। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जीवाणु में अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो जीवाणु में अभाव होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। पाश्चर प्रसिद्ध है, तो पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों के जन्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है? तो सबसे छोटा जीव तो इसमें हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, और सबसे छोटी कोशिका भी बोलेगा तो आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। दलहन के पौधों में होते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु, वो भी यही होते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु वो भी होते हैं। नेक्स्ट, मूल ग्रंथिकाओं में पाई जाती है। तो मूल ग्रंथिकाओं में मतलब रूट नूडल्स होते हैं, उसमें कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादप पाए जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि अधिक नमक वाला अचार रहेगा उसमें जीवाणु जीवित नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मतलब कि अगर नमक वाला ज़्यादा नमक वाला अचार में अगर जीवाणु रहेगा तो उसमें से जितना भी द्रव है, द्रव अवशोषित करके बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एस्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट, तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु। तो तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु माइकोबैक्टीरियम है जो तपेदिक उत्पन्न करते हैं, मतलब जिसको टीबी भी बोलते हैं। तो टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है ना, उनको माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो भोजन की विषाक्तता क्लस्ट्रीडियम बैटुलियम द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है। तो एंटीबायोटिक्स जीवाणु द्वारा प्राप्त होता है। एक जीवाणु कोशिका 1 घंटे में 1 प्याला भरने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होती है। कह रहा है एक जीवाणु कोशिका 1 घंटा में 1 प्याला भरने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होता है। तो आधा प्याला भरने के लिए कितना समय लगेगा? तो 1 मिनट कम लगेगा।
1 घंटा में, यानी 59 मिनट। अच्छा, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो फली। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अच्छा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो लेग हीमोग्लोबिन होते हैं उसका क्या कार्य होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का अवशोषण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से तपेदिक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो यहाँ पे हैजा हो जाएगा, जीवाणु कारण हैजा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो जीवाणु संक्रमण के कारण यहाँ पे कुष्ठ हो जाएगा। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देना। शीतीकरण के द्वारा जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होते हैं वो। दलहनी फसलों के कौन सा जीवाणु कह रहा है कि दलहनी फसलों जो होता है उसमें कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किया था इवानोवस्की। इसको वायरस भी कहते हैं, वायरस की खोज इवानोवस्की। विषाणु माने जाते हैं तो सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप कहा जाता है। मतलब न सजीव होता है न निर्जीव होता है विषाणु। अगर सजीव के शरीर में प्रवेश कर गया तो खुद जिंदा हो गया, वो सजीव खुद हो गया। अगर निर्जीव पे बैठा तो खुद निर्जीव हो गया। ये बीच की कड़ी होती है। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते? तो विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते। याद रखिएगा, विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते। टीएम भी सब संबंधित है, तो टीएम भी सब संबंधित है विषाणुओं से। अच्छा, आगे कह रहा है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। चेचक के लिए टीके का विकास किया था तो एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने खोज किया था तो चेचक के टीका का। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन का था विषाणु वृद्धि करता था, जीवित कोशिका में ही वृद्धि करता है विषाणु। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, हो सकते हैं, तो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसलिए विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होता है तो विषाणु में एंजाइम होता ही नहीं है। इसके कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है एड्स रोग में, याद रखिएगा T4 लिम्फोसाइट्स। 52 नंबर देखते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV रोग आतशक, HIV द्वारा होने वाला रोग है आतशक। एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस एक सूची RNA से बना होता है। एड्स का कारण है क्या? तो वायरस। HIV से संबंधित है एड्स से। एड्स फैलता है, 56 में कहता है एड्स फैलता है, यहाँ पे हो जाएगा शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सॉर्स जो वायरस है क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है विषाणु जनित रोग है। खसरा न्यूक्लिक संक्रमण के कारण होता है, तो खसरा विषाणु के संक्रमण के कारण होता है, इसको वायरस भी बोलते हैं। अच्छा, 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु कारण उत्पन्न होता है। आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व है तो विषाणु। आलू में मोजेक रोग जो होता है ना, विषाणु कारण होता है। वनस्पति विज्ञान के वास्तव का जो सवालों के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, याद रखिएगा। सवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। सवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रा का स्रावी कह रहा है कि हाइड्रा का स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यूक्लोरेला मिलता है। अच्छा, सरगैसो समुद्र का नाम पड़ा। सरगैसो सागर जो अटलांटिक महासागर का जो बीच बीच में सरगैसो सागर पाया जाता है, वो सरगैसो क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वहाँ पे शैवालों की अधिकता के कारण नाम पड़ा सरगैसो सागर वहाँ पे।
गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आयोडीन। कह रहा है गलगंड रोग से बचा जा सकता है, जो गला फूल जाता है तो उस जो रोग है गलगंड, उससे बचा जा सकता है। और कुछ समुद्री जो खरपतवार होते हैं उसको खाने से इसका इलाज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो खरपतवार होते हैं समुद्र में उसमें पाया जाता है आयोडीन। नमक जो खाते हैं उसमें आयोडीन युक्त होता है, तो अच्छी बात है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन मिलेगा। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वपोषी होते हैं? तो स्वपोषी तो यहाँ पे हो जाएगा शैवाल स्वपोषी होते हैं, क्योंकि यह एक तरह से पौधा है तब स्वपोषी ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है? तो नीलहरित शैवाल। कह रहा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण होता है। अगर किससे संबंधित है? अगर एक रोग होता है उस शैवाल से संबंधित है। अगर क्या होता है? तो शैवाल होता है, सॉरी रोग नहीं है, अगर जो है ना इस शैवाल ही है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी हो गया। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन और हेमोसेल्यूलोज की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति, काइटिन और हेमोसेल्यूलोज। कवकों द्वारा रिजर्व मतलब संचित करके भोज्य पदार्थ के रूप में जो संचित होता है उसको कहलाता है ग्लाइको, मतलब कौन सा कैसे संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कह रहे कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। सभी कवक सदैव होते हैं तो विविध पोषी होते हैं, सभी कवक विविध पोषी होते हैं। कह रहा है माइकोराइजा सहजीवी संबंध है होता है, तो माइकोराइजा सहजीवी संबंधित है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच ये उत्पन्न होते हैं। माइकोराइजा कवक और उच्च पौधा होता है उसके जड़ के बीच स्थित होता है माइकोराइजा सहजीवी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीजों के छालों के उगने पर कहलाते हैं? कह रहा बीजों की छालों पर उगने वाले कवक जो होता है वो कहलाता है कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोप्रोफिलस। गोबर पर जो कवक उगेंगे उसको बोलेंगे क्रोप्रोफिलस, और वृक्ष की छाल पर जो उगेंगे कवक उसको बोलेंगे कोर्टिकोलस। निम्नलिखित कह रहा है 82 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा उत्पन्न होता है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है कौन? तो सैकरोमाइसिस सेरेविसी। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम एक कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो पेनिसिलिन की खोज किया ए फ्लेमिंग। अर्गोट प्राप्त होता है तो अर्गोट क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है तो किससे? तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। क्या? तो पेनिसिलिन औद्योगिक स्तर पर। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी और कोमल छिद्रयुक्त हो जाती हैं। क्यों होती है ये? तो क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बनाता है। CO2 जब उत्पादन होता है उसमें तो रोटी स्पंजी हो जाता है। अच्छा, ईस्ट में कायिक जनन होता है तो मुकुलन द्वारा। ईस्ट में कायिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट होता है ना उसमें कायिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो एगैरिकस खाने योग्य कवक है। LSD किससे प्राप्त होता था? LSD कवक से प्राप्त होता है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक था तो पेनिसिलिन था। स्ट्रेप्टोमाइसिस को किसने पृथक किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिस को पृथक किया
वॉक्समैन ने। टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग मूंगफली में होता है। गन्ने में लाल सड़ना रोग उत्पन्न होता है कवकों द्वारा। खुजली का रोग स्कैबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्कैबिज के कारण है कवक। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। बेकरी लोग होते हैं ना, या बेकरी में जो ब्रेड बनता है उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। ठीक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजीवी कौन है? तो पेनिसिलिन था। सबसे पहले वियुक्त प्रतिजीवी की यही था, पेनिसिलिन। अच्छा, एथलीट फुट नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? तो कवक से। एथलीट फुट है जो इसमें एक पैर अगर फूल जाता है या दोनों पैर भी फूल सकता है, पूरा फूल जाता है, इसको वो कवक के कारण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा दर्शाता है। अफ्लाटॉक्सिन है जो कवक द्वारा उत्पन्न विष है। कवक द्वारा उत्पन्न विष है, उसको बोलते हैं अफ्लाटॉक्सिन। अच्छा, डबल ओटी निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल ओटी निर्माण में सेकेरोमाइसिस कवक का प्रयोग किया जाता है। लाइकेन जीन दो वर्ग के पौधे से मिलकर बने होते हैं, वे क्या क्या कहलाते हैं? तो कवक और शैवाल। लाइकेन सूचक होते हैं, तो लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। ठीक है, वायु प्रदूषण, अगर लाइकेन वहाँ पे लाइकेन सूचक होते हैं कि वायु प्रदूषण के। ठीक है, पाया जाएगा तो हम, अगर लाइकेन पाया जा रहा है तो वहाँ पे वायु प्रदूषण नहीं है, अगर नहीं पाया जा रहा है तो वायु प्रदूषण वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 106 नंबर देखते हैं हम लोग। रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, तो हेलोटिज्म कहलाता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ की छाल पर जो लाइकेन उगता है उसको कार्टिकोस कहेंगे, कार्टिकोस। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलेंगे? तो सेक्सिकोस कहेंगे, वो खाली चट्टान पर जो लाइकेन उगेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन पे। तो 110 नंबर क्वेश्चन कहता है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन। जापान में लोग इंडोकार्पन जो लाइकेन होता है उसको सब्जी के रूप में खाते हैं, इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो मिर्गी की औषधि परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होता है। परमेलिया लाइकेन से मिर्गी की औषधि प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? तो ब्रायोफाइटा हो गया। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, तो ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं, तो लिवरवर्ट और मॉस। 115 नंबर, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? कह रहा है कि बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है? तो टेरिडोफाइट से बीजों की प्रकृति उत्पन्न होती है, टेरिडोफाइट से। एजोला है क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्नलिखित में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो पुनर्जीवन के गुण होने के कारण सिलेजिनेला को हम लोग मेज पे रखते हैं सजावट के रूप में। क्यों? क्योंकि सिलेजिनेला इसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसके बीजाणु दवा के रूप में? तो लाइकोपोडियम के बीजाणु हैं, इसको दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 119 नंबर देखते हैं हम लोग। 119 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाएगा। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनते हैं लेकिन बीज हैं जो नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, नग्न रूप में। संसार में सबसे लंबे पौधे होते हैं तो जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? तो चिलगोजा को कहते हैं जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा। ठीक है, नेक्स्ट, कोरलाइड
जड़ें पाई जाती हैं। कह रहे कोरलाइट जड़ें पाई जाती हैं तो साइकस में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है तो साइकस में। चिलगोजा किससे प्राप्त होता था पाइनस से। साबूदाना किससे बनता है तो साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त किया जाता है तो इफेड्रा से। इफेड्रा से प्राप्त होगा इफेड्रिन, इफेड्रा से प्राप्त होता है इफेड्रिन और दमा एवं खांसी में रोगों में काम आता है। 129 देखेंगे हम लोग। तो 129 क्वेश्चन कहता है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता था। जीवित जीवाश्म है जिंकगो, जिंकगो है, जिंकगो जीवित जीवाश्म है, जिंकगो है जो जीवित जीवाश्म है। अच्छा, विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका में, जीवित कोशिका में ही विषाणु वृद्धि करेगा क्योंकि विषाणु है जो बीच का होता है ना सजीव है ना निर्जीव है, इसे जीव में सजीव में जाएगा तो जीवित कोशिका में मतलब अपना वृद्धि करे लगता है। सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव लवण युक्त पानी में भी मिलेगा, रेतीली मिट्टी में भी मिलेगा, दलदली भूमि में मिलेगा, सब जगह सूक्ष्म जीव मिलते हैं। उसमें भी अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा मतलब एकदम रेयर केस में जहाँ जहाँ अनुमान ना भी रहे वहाँ वहाँ भी पाया जाएगा सूक्ष्म जीव, उसको बोलेंगे जीवाणु। जीवाणु नामक सूक्ष्म जीव अधिकतर जगह पे पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कुछ है तो जीवाणु ही है। ठीक है दोस्तों, आज तक के 2 टॉपिक हम लोग कवर कर लिए और एक और वीडियो कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा वीडियो एक दिन में डाला जाए ताकि जितना जल्दी से जल्दी साइंस को हम लोग कवर कर लेंगे एग्ज़ाम के पहले। ठीक है दोस्तों, आज तक इतना ही। नमस्कार। अभी तक